नमस्कार। हम लेके आए हैं कक्षा 12 का मानव भूगोल का पहला पाठ, जिसमें हमें जानना है कि भूगोल क्या है, भूगोल की कितनी शाखाएं थी, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, प्लस मानव भूगोल की परिभाषाएं और संकल्पनाएं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें अगर जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भूगोल ही क्या है। तो मानव भूगोल के पहले हम समझें भूगोल क्या है। भूगोल भूगोल अगर देखा जाए यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। अब इसमें अगर बात की जाए कि भूगोल का मतलब क्या होता है, तो भूगोल का मतलब होता है भू मीन्स पृथ्वी। अगर इसको दो भागों में बांटा दिया जाए कि भू और गोल, तो भू मीन्स होता है पृथ्वी प्लस गोल मीन्स होता है उसके गोलीय स्वरूप का वर्णन करना। गोलीय स्वरूप का वर्णन, ये हो गया भूगोल का अर्थ, यानी भूगोल यूनानी भाषा के शब्द से लिया। बात आती है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बात आती है कि जियोग्राफोस शब्द यानी जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था इरेटास्थनीज। उनका नाम क्या था? इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज, याद रहेगा बिंदी नहीं रहेगी। इरेटास्थनीज जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया या जियोग्राफोस शब्द का प्रयोग किया, इसी वजह से इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि भूगोल का जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जियोग्राफोस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे इरेटास्थनीज, जिसमें जियो का मतलब भूगोल को एक तरीके से यूनानी भाषा शब्द से लिया गया है, जियो प्लस ग्राफोस से, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णनकरण। बात करें इसके हिंदी अर्थ की, यानी भूगोल, तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है इसके गोलीय स्वरूप का वर्णन करना। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? भूगोल का अर्थ जानना इससे पहले जरूरी था। तो भूगोल, जो ये भूगोल था, इसकी दो शाखाएं निकल के आई। जो एक शाखा थी भूगोल की, जो दो शाखाएं निकल के आई, इनमें जो एक शाखा थी उसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। एक शाखा है इसकी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दो शाखाएं हैं भूगोल की, प्रमुख रूप से दो ही शाखाएं हैं भूगोल की, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल का मतलब वो भूगोल है जिसमें हम भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे जल, वायुमंडल, समुद्र, ये सब क्या है? भौतिक चीजें। जलवायु, मानसून, ये सब किस में आएंगे? आपकी भौतिक चीजों में। भौतिक चीजें मतलब जिनका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है। जब हम ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे तो वो आएगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल के अंतर्गत हम उन चीजों का अंतर्गत रखेंगे जिसमें मानव ने जिन चीजों का निर्माण किया है, या जिन वस्तुओं का निर्माण मानव के हस्तक्षेप या मानव की तकनीक द्वारा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में हमने जो पढ़ा था वो भौतिक भूगोल पढ़ा था। अब 12 में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ना है? मानव भूगोल के बारे में हमें जानना है कि मानव भूगोल क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, कैसे आया, इसके जनक कौन है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? तो यहाँ पे हमने अभी तो जाना सिर्फ भूगोल के जनक। अगर आपसे पूछता है कि भूगोल में भारत में भूगोल के जनक कौन थे, तो भारत में भूगोल के जो जनक थे उनका नाम था जेम्स रेनल। जेम्स रेनल, ये क्या थे? भारतीय भूगोल के जनक थे। इन्हें भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक, लेकिन अगर भूगोल का जनक पूछेगा तो आपको इरेटास्थनीज ही करना है, ना कि जेम्स रेनल। जेम्स रेनल भारतीय भूगोल का जनक है और बंगाल का पहला मानचित्र इन्होंने ही बनाया था, इसी वजह से इन्हें भारतीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मतलब अब हम आते हैं अपने टॉपिक मानव भूगोल पर, कि मानव भूगोल क्या है और क्या मतलब है इसका। तो आपने सब देखा कि भूगोल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोस,
जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है इसके गोलीय स्वरूप का वर्णन करना। अब वह भूगोल की दो शाखाएं हो गई, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक चीजों का अध्ययन कर रहे थे, मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानवीय चीजों के अंतर्गत। तो हम जानते हैं मानव भूगोल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल का सबसे पहले हम देख लें अर्थ। मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल का मतलब है कि ऐसी चीजों का अध्ययन करना। अर्थ की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम ऐसी चीजों को देखेंगे कि मानव जिन चीजों का निर्माण या जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने स्वयं किया है या जिनका निर्माण मानव के हस्तक्षेप द्वारा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, मानव भूगोल बोलेंगे। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा आपसे ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। परिभाषा सबसे पहले तो बात करें किसकी, रेट जेल की। अगर मानव भूगोल का थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करें तो मानव भूगोल जो है ये सबसे पहली बार तो कब आता है, इसके जनक कौन है आपके, रेट जेल। ये किसके जनक है, मानव भूगोल के। देखिए अभी तक आपने 3 जनक देख लिए। एक आपने देखा भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज, एक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय भूगोल का जनक जो था उसका नाम क्या था, जेम्स रेनल, और किस प्रकार से मानव भूगोल को जो जनक है वो कौन है, रेटजेल जी। इन्हीं की पुस्तक एक आती है एंथ्रोपोलॉजी। इनकी एक पुस्तक थी एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक थी ये प्रकाशित होती है 1882 में। ये 3 खंडों में छपती है, जिसका प्रथम खंड जो छपता है 1882 में, दूसरा खंड छपता है 1891 में, तीसरा और अंतिम खंड आता है 1892 में। इसी बुक की वजह से मानव भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, रेटजेल को। एंथ्रोपोलॉजी में किसकी पुस्तक थी, रेटजेल की। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के जरिए इन्होंने एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज के, मानव भूगोल मानव समाज के एवं धरातल, मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। इसमें कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसको दूसरे शब्दों में जो परिभाषा होती है उसको उन्हीं शब्दों में आपको लिख के आना जिन शब्दों में आपकी बुक में दी हुई है, जिन शब्दों में आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच, यानी मानव समाज, जो मानव समाज क्या है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, प्लस धरातल यानी जो पृथ्वी, इसके बीच जो संबंध है इनका संश्लेषित अध्ययन करना क्या है, मानव भूगोल। रेटजेल के बाद एक दूसरी विशेष विद्वान आते हैं, इन्हीं की शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी सेमपुल। इनका नाम था कुमारी सेमपुल, इनका तो इसी सेमपुल बोलते हैं, कुमारी सेमपुल। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्रियाशील मानव, इन्होंने कहा क्रियाशील का मतलब समझ रहे हैं कि जो मानव काम करता रहता है। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर का मतलब क्या, स्थिर, पृथ्वी क्या स्थिर है, नहीं, पृथ्वी हर समय घूम रही थी। इन्होंने क्या कहा कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अन्योन क्रिया वाले संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। यानी किस प्रकार से मानव भूगोल के बारे में उन्होंने क्या किया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर यानी स्थिर नहीं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कौन करें, कुमारी सेमपुल। ठीक, एक और है विडाल डी ला ब्लास, जो एक परिभाषा देते हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के साथ, इस पर रहने वाले जीवों में सब आ जाएगा जितना भी होगा जिनमें जीवन है, कि इस पर रहने वाले जीवों के साथ जो संबंध है उन्हीं के संश्लेषित अध्ययन को क्या है, मानव भूगोल है। यानी पृथ्वी के अंदर जो भौतिक नियम है जो पृथ्वी द्वारा बनाए गए हैं और जीवों के मध्य जो संश्लेषित अध्ययन है वही क्या है, मानव भूगोल है। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा है, जिसमें आप लोगों को तीसरे अभी जो बता रहे थे जिनके द्वारा, उनका नाम था विडाल डी ला ब्लास।
विडाल डीला ब्लास, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मानव भूगोल की परिभाषा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है मानव भूगोल की प्रकृति, कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो बात आती है मानव भूगोल की प्रकृति, कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। ठीक, मानव भूगोल की प्रकृति, अब इसमें लगेगा प्रकृति मतलब प्रकृति, अगर इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे नेचर, कि मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब किससे है, नेचर। नेचर जैसे हम कहते हैं यार इसका नेचर कैसा है, समझते हैं किसी का अच्छा लगे तो कहेंगे अच्छा है, बुरा लगेगा तो बुरा है। तो ये थोड़ा प्रकृति से आप लोग ना समझेंगे, इसको थोड़ा इंग्लिश में लेके चलिए, नेचर, यानी मानव भूगोल का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब मानव भूगोल, अभी परिभाषा में आपने क्या देखा, प्रकृति क्या कह रही है मानव भूगोल की, या इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है इसका, ये कहना चाहते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो मानव भूगोल है ये क्या करती है, तो मानव भूगोल क्या करती है, जो प्राकृतिक वातावरण, यानी प्रकृति क्या है इसकी, मानव भूगोल की प्रकृति कहती है कि जो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण से नए वातावरण का निर्माण होता है, संश्लेषित वातावरण का, उसी के अध्ययन जो हो रहा है वही मानव भूगोल की क्या है, प्रकृति है। बात समझ में नहीं है कि मानव यानी जो प्रकृति जिस वातावरण का निर्माण कर रही है वो प्राकृतिक वातावरण प्लस मानव द्वारा निर्मित मानवीय वातावरण यानी सामाजिक वातावरण, जिस समाज का निर्माण मानव ने किया है वो सामाजिक वातावरण, और जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है प्राकृतिक वातावरण। अब ये दोनों जब अन्योन्य क्रिया करते हैं तो एक नया वातावरण बनता है जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। तो उसका अध्ययन करना क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत पाई जाने वाली चीजें, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी चीजें पाई जाएंगी, यही यानी जिन जिन चीजों प्रकृति से निर्मित चीजें हैं, प्रकृति ने जिनका निर्माण किया है और जिस पर मानव ने अपनी तकनीक द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, और उसका जब हम अध्ययन करते हैं वही क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति या स्वभाव, या कहते हैं मानव भूगोल का नेचर। अब इन सारी चीजों में देखा जाए कि इसका जो प्रकृति थी, इसमें थोड़ा दूसरे उस पर चलते हैं हम। ये आप इसकी बुक और इसके जनक जरूर नोट करते हुए जाइएगा कि प्रकृति कैसी थी। जैसे हमने कह दिया, एक चीज फिर निकल के आई कि मानव का प्रकटीकरण, मानव का प्रकटीकरण, मानव का प्रकटीकरण, प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव का प्रकृतिकरण ये क्या है, मानव भूगोल की पहले प्रकृति क्या थी कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव जो था एक तरीके से क्या था, मानव प्रकृति के अनुसार चल रहा था। प्रकृति के अनुसार कैसे, यानी प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के भयावह चीजों से डरता था, प्रकृति का अनुसरण करता था। कि मान लीजिए कि अगर बारिश हो रही है तो उसको ये था कि बारिश हो रही तो अगर मुझको बाहर जाना तो मुझको भीगना ही पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बारिश ज्यादा हो गई, नदी में बाढ़ आ गई तो नदी को पार करने के लिए मुझे या तो तैर के जाना पड़ेगा यानी भीगना पड़ेगा, नाव में जाऊंगा तो भी कोई भरोसा नहीं कि नाव से उस पार पहुंच जाऊं, क्योंकि जब बारिश होगी तो पानी ज्यादा होगा। प्रकृति में क्या है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो मतलब मुझे उस गर्मी को स्वीकार करना पड़ेगा, उस गर्मी को, कि गर्मी है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं अपने यहाँ पे ठंडा कर लूं किसी तरीके से, नहीं। मानव ने क्या किया, जिस समय में, यानी आदि मानव के समाज की बात हो रही है, कि जिस समय मानव प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मान रहा था कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जिसमें हम कह रहे थे कि मानव प्रकृति का दास है, जिससे निकल के हमारी एक अभी मानव भूगोल की संकल्पना निकल कर जिससे आएगी, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव किस प्रकार से प्रकृति में डूबा हुआ है। ठीक, यानी प्रकृति से बाहर निकलने की मानव प्रकृति का दास है एक तरीके से। मानव प्रकृतिकरण क्या कहती है कि प्रकृति जो है वो हमारी सर्वे सर्वा है, हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जो चीजें चल रही हैं उस पर हमें वैसे ही करना पड़ेगा। कि अगर कहीं पे रेगिस्तान है तो वहां पे हम कृषि नहीं कर सकते, कहीं पे बर्फ है तो वहां पे हम कृषि नहीं उगा सकते, लेकिन कब तक भाई। पहली बात तो मानव भूगोल का उदय कब होता है, 1882 में। अभी आपको पता है कि 1882 में ही क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी बुक आती है, उसके बाद मानव भूगोल के जनक मानव भूगोल निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, मानव का प्रकृतिकरण। कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि नहीं मानव का प्रकृतिकरण ही है। इसकी दूसरी चीज जो निकल के आती है
जिसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, जिसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। अब ये प्रकृति का मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण ये था कि जब लोगों ने इसमें क्या मान लिया था कि मनुष्य प्रकृति का दास है, इसमें लोगों ने क्या कहा कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति हर जगह है, हर जगह हमारे लिए संभावनाएं पेश करते हैं, उनके संसाधनों का उपयोग करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कह रहा है प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है? प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति को अब मानव अपने अनुसार ढालेगा। कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम एयर कंडीशन लगाएंगे अपने घर में, एसी लगाएंगे, और जो लोग कहते हैं कि बाहर गर्मी है कि बाहर निकलना, उस टाइम पे भी हम रजाई ओढ़ के सोएंगे। ये क्या है? मानव की प्रकृति पर विजय। बारिश हो रही तो होने दो, हमारे पास छाता है ना, हम छाता लेके जाएंगे। कैसे भी मौसम में हमें अगर 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में किसी जगह पहुंचना है तो भौतिक पर मानव प्रकृतिकरण क्या कह रहा था कि अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए, लेकिन उसको प्रकृति ने क्या किया? तकनीक यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एरोप्लेन बनाया। उससे क्या हुआ? द्रुतगामी वाहन बना दिए, तो उससे क्या हुआ? उस गति को कितनी जल्दी हम कम कर देते हैं, यानी उस दूरी को कितने कम से कम समय में हमने तय कर लिया। ये क्या था? यानी प्रकृति का मानवीकरण में ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से मानव ने प्रकृति पर जीत हासिल की। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। प्रकृति का मानवीकरण क्या था, समझ में आया? और मानव का प्रकृति का मानवीकरण क्या है? मानव का प्रकृतिकरण मतलब क्या कि मानव जिसमें प्रकृति के अनुसार चल रहा था, प्रकृति का अनुसरण कर रहा था, प्रकृति की पूजा कर रहा था। दूसरे उसमें क्या कहा कि प्रकृति कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति सिर्फ हमारे लिए कुछ संभावनाएं व्यक्त कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम जहां चाहे निवास बना सकते हैं, जैसी परिस्थितियों में चाहे घर बना सकते हैं। ये था क्या? प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। इसके बाद इसकी 3 संकल्पनाएं यहीं से निकल के आती हैं। जो प्रकृति का मानवीकरण था, इसी से एक संकल्पना निकल के आती है, जिसको हम लोग कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद एक तरीके से देखा जाए तो ये यही था मानव का प्रकृतिकरण। इसी से निकल गया जिसमें नियतिवाद का मतलब ये था कि जिसमें हमने प्रकृति को सर्वे सर्वा माना। इसके समर्थक जैसे रेड जेल हो गए, सैंपल हो गई और हम्बोल्ट, रीटर, ये सब क्या थे? नियतवाद के समर्थक थे। इन्होंने नियतवाद का समर्थक मतलब ये मानते थे कि हाँ, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं। इसमें किसका मानना था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है। और यहाँ तक कि कुमारी सैंपल ने ये तक कह दिया कि जो पृथ्वी है वो हमारी माता, उसने हमारे कर्तव्य निश्चित किए हैं। जिस जगह पे जैसी जलवायु है वैसी जलवायु पर रहने के लिए हम लोगों के लिए वैसी परिस्थितियां और वैसी शक्तियां हमको दी है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति को प्रकृति ने मजबूत टांगे दी हैं कि वो 10 बार भी चढ़े तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रकृति ने मजबूत बाजुएं दी हैं ताकि वो पूरा दिन नाव चला सके। तो ये कौन कह रहे हैं? तो कुमारी सैंपल, नियतिवादी ने। इन्होंने कहा कि प्रकृति ने खुद डिसाइड किया है कि जैसे लोग होंगे वहां की वैसी परिस्थितियां होंगी। जैसा कि हम मानव प्रकृतिकरण के कई बार देखते हैं कि जहां पे जिस प्रकार का, जैसे कहीं पे बर्फ है तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे घर नहीं बन सकता। जैसे जहां पे बर्फ है तो वहां पे बर्फ के घर बना के हम क्या कहते हैं? इग्लू बना के रह रहे कि भाई ये क्या है? इग्लू। एक तरीके से आपने पढ़ा होगा कि जनजातियां, एस्किमो जनजाति जो बर्फ का घर बनाती थी और उसमें रेंग के घुसती थी, जिसे इग्लू कहा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जहां पे बर्फ है वहीं पे प्रकृति के मानवीकरण वाले लोगों ने क्या कहा कि ज्यादा बर्फ गिर रही है, ऐसा करेंगे यहाँ पे होटल बनाएंगे अच्छा सा, लेकिन इसकी छतें कैसे कर देंगे? इस प्रकार से, जिससे बर्फ जब गिरेगी शंकु आकार, यानी इस प्रकार से जब इसकी छतें बनेंगी तो क्या होगा? जब बर्फ गिरेगी तो सीधा नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो अब यहाँ पे पर्यटकों को घूमने के लिए जगह बनाते हैं, यहाँ पे पर्यटकों को रुकाएंगे और पर्यटक इस बर्फ का आनंद उठाएंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। तो ये किसने कह दिया? प्रकृति का मानवीकरण है। अब देखिए नियतिवादी क्या कह रहा था कि मनुष्य प्रकृति का दास है। एक तरीके से इस संकल्पना में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, इसी को नियतिवाद या निश्चयवाद देखे, इसी को कहा देता है जर्मन विचारधारा। इसी संकल्पना को कहा जाता है जर्मन विचारधारा। अब जर्मन विचारधारा का मतलब क्या है? जर्मन विचारधारा का मतलब ये था कि जो रेड जेल थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये विचारधारा मुख्य रूप से उसी से आई थी। इस वजह से इस विचारधारा को क्या कहा गया? जर्मन विचारधारा, यानी जर्मनी द्वारा आई, इस वजह से जर्मन विचारधारा कहा गया। दूसरी जो विचारधारा आती है
जिसे हम कहते हैं संभववाद। जो संभववाद विचारधारा थी इसी को हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी विचारधारा भी इसको बोलते हैं, फ्रांसीसी विचारधारा। फ्रांसीसी विचारधारा क्यों? क्योंकि जो संभववाद है ये मुख्य रूप से जो फ्रांस के विद्वान थे, जो आप अभी जो परिभाषा दे रहे थे आपको विडाल डी लाब्लास, उनके द्वारा लाई गई संभववाद की विचारधारा थी। विडाल डी लाब्लास, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था कि संभववाद। इन्होंने क्या कहा कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावटें नहीं है, प्रकृति सिर्फ हमारे लिए एक सलाहकार है, इससे अधिक कुछ नहीं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बात को माने या ना माने। यानी अगर हमारा मन है तो हम शब्द को एक्सेप्ट करें, अगर हमारा उस चीज से मन नहीं है तो हम उस चीज को ना माने। प्रकृति सिर्फ हमारे लिए एक सलाहकार है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी। देखिए जस्ट उल्टा हो गया। नियतिवाद क्या कह रही थी? नियतिवाद कह रही थी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है, और वहीं संभववाद जस्ट इसका उल्टा हो गया। और संभववाद क्या कहने लगा? मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तभी मनुष्य ने क्या किए? बर्फ वाली जगह पे क्या कर दिए? मनुष्य ने बर्फ वाली जगह पे रेस्टोरेंट होटल बना के घूमने के लिए एक तरीके से पर्यटन क्षेत्र बना दिया। दूसरी चीजें क्या थी? उन्होंने देखा कि जहां पे बहुत ज्यादा एक तरीके से रेगिस्तान या जहां पे वो नहीं उग सकती, वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी सब्जियां उगा ली कि जो बर्फीली जगह लोगों ने कहा यहाँ पे तो कोई वनस्पति ही नहीं उग सकती, तो वहां पर उन्होंने अपनी तकनीक, यानी इस पे इस्तेमाल किसका हुआ? तकनीक का। इन्होंने कहा कि वो जमाना चला गया जब हम प्रकृति की पूजा करते थे। अब इस टाइम पे प्रकृति हमारे लिए सिर्फ एक क्या है? सिर्फ एक सलाहकार है, इससे अधिक कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सलाह दे सकती है। एक इसी इन दोनों के बीच का जब भाई मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो कई सारी प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। जैसे अगर बात करें आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ की, वहां की चट्टानें ऐसी थी कि जहां पे बहुत ज्यादा विकास कार्य नहीं किया जा सकता। विकास कार्य हुआ, विकास कार्य होने से जैसे कोई पहाड़ होता है, इसका आधार क्या होता है? नीचे से। इसको तोड़ के हमने सुरंगें बना दी, सड़कें बना दी, सड़कें सुरंगें जब हमने बना दी इन सारी चीजों से, इस पहाड़ का जो आधार था क्या हुआ? कमजोर हुआ। इसी वजह से टूट के गिरा, बर्फ जो बाढ़ आई, एक तरीके से मृदा स्खलन होता है। आप उत्तराखंड में देखेंगे कई जिलों में दरारें पैदा हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक नई संकल्पना आती है, और नई संकल्पना का एक तीसरी संकल्पना आती है जिसको हम लोग कहते हैं नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, जो नवनियतिवाद आती है इसको लेके आते हैं ग्रिफिथ टेलर। इसको लेके कौन आया? ग्रिफिथ टेलर। अब ये ग्रिफिथ टेलर कौन थे? एक तरीके से थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इनको ऑस्ट्रेलिया ने किसी प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया। ये कहाँ जाके बस गए? कनाडा में जाके बस गए और वहां रहने लगे कनाडा में। वहां से इन्होंने एक संकल्पना दी नवनियतिवाद की। इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति एक तरीके से हमारे लिए क्या है? इन्होंने कहा कि जितना हास्यास्पद ये है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, उससे कहीं ज्यादा हास्यास्पद ये है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी, मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। इन्होंने कहा कि मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। इन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे लिए एक ट्रैफिक लाइट की तरीके है। जो प्रकृति है वो ट्रैफिक लाइट की तरीके काम करती है। वो हमसे कहती है कि रुको और समझो, सोचो और फिर इसके बाद जाने का डिसाइड करो किसी चीज में। तो यानी जिस प्रकार से जो ट्रैफिक में लाइटें लगी होती हैं वो क्यों ऐसा करती हैं? वो इसलिए ऐसा करती हैं कि हम लोगों का एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना, इस वजह से रुकाती ना, कभी रुक जाओ थोड़ी देर। तो इसी वजह से इस संकल्पना को एक नाम से और जानते हैं कि रुको और जाओ। इसे ही बोलते हैं रुको और जाओ। इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी संकल्पना में किसकी तुलना वो ट्रैफिक पुलिस से की है? तो किसकी? प्रकृति की तुलना, या प्रकृति की तुलना ट्रैफिक पुलिस से किस संकल्पना की में की गई है? तो वो कौन सी संकल्पना थी? नवनियतिवाद थी जो संकल्पना थी। तो ये मानव भूगोल की 3 प्रमुख संकल्पनाएं थी, जिसमें हम जानते हैं नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। इसको निश्चयवाद भी कहते हैं, कंफ्यूज समझ लीजिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। नियतिवाद क्या थी? जिसमें हम कह रहे थे मनुष्य प्रकृति का दास है। संभववाद ने क्या कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है। कैसे याद रखेंगे? स्वामी और सा देखिए एक जैसे हैं, ठीक है। नियति यानी नौकर, ना से नौकर और ना से एक तरीके से दास, ठीक। नवनियतिवाद क्या हुआ कि ना तो वह स्वामी है और ना ही वह दास है। इसमें नौकर बना, इसमें स्वामी बना। इसमें मतलब क्या कह दिया गया कि ना तो वह स्वामी है और ना ही वो नौकर है।
बात समझ में आई? तो ये थी मानव भूगोल की 3 प्रमुख संकल्पनाएं। अब बात आती है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, या कहा जाए, अब विषय क्षेत्र में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विषय क्षेत्र का मतलब क्या है, कि मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को पढ़ा जाता है। जिस प्रकार से हमने कहा कि भूगोल की मूलभूत 3 संकल्पनाएं हैं, वो भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ऐसे मानव भूगोल है। तो जो विषय क्षेत्र अगर हम कह दें कि मानव भूगोल और इतिहास, कि मानव भूगोल क्या इतिहास से संबंधित है? तो संबंधित है कि नहीं? बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि जिस प्रकार से मानव भूगोल, जब मानव की चीजों में हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या का, तो उसका इतिहास उठाते हैं कि पहले जनसंख्या कितनी थी, कैसा था, क्या नहीं था। किसी चट्टान के अगर हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से उसमें पहले उसका इतिहास पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल कहीं ना कहीं क्या है, इतिहास से संबंधित है। अगर हम इसी करें मानव भूगोल और अर्थशास्त्र जो है विषय क्षेत्र, अगर इसका विषयों से संबंध देखा जाए तो क्या अर्थशास्त्र से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, अर्थशास्त्र से भी, अर्थशास्त्र से संबंधित है। किस प्रकार से? जिस प्रकार हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में कितना उत्पादन, क्या, कैसा, कहाँ पे मुनाफा, कहाँ, इसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम लोग जब पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल में या कृषि भूगोल में, कि कौन सी कृषि का उत्पादन कितना हुआ, किस प्रकार से कैसे क्या हुआ। मानव भूगोल और समाजशास्त्र की बात करें तो जिस प्रकार से समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है रीति रिवाज, इन सारी चीजों को, उसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं जनजाति, अनुसूचित जाति, किसके कौन से रीति रिवाज थे, क्या नहीं थे, तो समाजवाद हो गया। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का भी इसमें आता है, जननांग संक्रमण सिद्धांत आप जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं, वही आप जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हर विषय के साथ आपका कोई ना कोई संबंध निकल के आएगा। अगर बात करें मानव भूगोल और कला, तो मानव भूगोल और कला तो वैसे शुरू से ही संबंधित रहे, क्योंकि बिना मानचित्र कला के भूगोल को आप पढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार से बिना कला से भी क्या प्रकार, कला से भी संबंधित हो गया मानव भूगोल। और अगर कहा जाए राजनीति विज्ञान, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग राजनीति भूगोल पढ़ते हैं, जिसमें हम भू राजनीति पढ़ते हैं, अन्य देशों के साथ संबंध पढ़ते हैं, वही चीजें हम क्या पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं राजनीति भी। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र राजनीति भी है। सैन्य भूगोल की बात करें तो बस विषय क्या है, सैन्य भूगोल के अंतर्गत हम सेना वाली चीजों को पढ़ते हैं, किस प्रकार से कहाँ पे कैसी परिस्थितियों में कैसे युद्ध करना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, कि मानव भूगोल किस किस विषय में, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र, जैसे आप लोग चुनाव में देखते हैं ये विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे मानव भूगोल का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन से विषयों में है। तो मानव भूगोल में देखा जाए तो सामाजिक भूगोल आ जाएगा आपका, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा आपका, मानव भूगोल के अंतर्गत ही आपका कृषि भूगोल आ जाएगा, आपका अधिवास भूगोल आ जाएगा, सैन्य भूगोल आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल आ जाएगा। ये सब क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। तब तक आप इस चैप्टर को याद रखिएगा और मुझे एक चीज जरूर बताइएगा कि जो भूगोल है, अगर मेरे विद्यार्थी होंगे तो भूगोल के एक जनक और होते हैं, जो मेरे विद्यार्थी होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि मैंने बताया था कि भूगोल की उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी, तो उस हिसाब से पुस्तक लिखने के हिसाब से भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, जरूर बताइएगा, और उस पुस्तक का नाम भी। धन्यवाद।